जनाब खुसूसी नशियात में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। जनाब बेबाक शख्सियत, पुरकशिश अंदाज़े गुफ्तगू, ज़ाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह देना साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की खासियत थी। साबिक आर्मी चीफ, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ 2 दिन पहले इंतकाल कर गए थे। गुज़िश्ता रोज़ उनका जसद खाकी पाकिस्तान लाया गया। कराची में उनका जसद खाकी मौजूद है। अब से कुछ देर बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और फिर उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। आलमी मीडिया में वो किस तरह से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते थे, इसकी एक झलक आपने मुलाहिजा की। भारतीय एंकर्स की बोलती बनकर आया करते थे। परवेज़ मुशर्रफ सबसे पहले पाकिस्तान का अमली नमूना बने, ये नारा उन्होंने लगाया और हमारे यहाँ नारे लगाए जाते हैं लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। लेकिन जनाब उन्होंने जो नारा लगाया उसको सच साबित करके दिखाया। उन्होंने ज़ाती मफाद पर हमेशा से कौमी मफाद को तरजीह दी है। परवेज़ मुशर्रफ की उनकी ये खासियत थी। अब वो इंतकाल कर गए, हम में नहीं रहे। उनका नमाज जनाजा अभी अदा की जाएगी थोड़ी देर बाद और उसके बाद उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। और जनाब कोशिश करेंगे कि उनके जो पुराने साथी हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश करें, जाने कि जनाब उनकी शख्सियत कैसी थी, किस तरह की थी। और आखिरी दिनों में वो दुबई में क़याम पजीर थे, काफ़ी तवील अरसे से वो वहाँ पर थे और काफ़ी नामसायद हालात इस तरह से कि जनाब उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी। लेकिन बाबर गौरी साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा, जब मेरी उनसे बात हो रही थी संडे को जब ये खबर निकलकर सामने आई थी, 5 तारीख को उनका इंतकाल हुआ है, 5 फरवरी को। उस दिन उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस वक्त उस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ, अमेरिकन अस्पताल, जहाँ पर साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हुआ था। उन्होंने कहा कि जब भी मैं उनसे मिलने के लिए आता था, उनकी तबीयत मालूम करने के लिए आता था, तो वो काफ़ी देर तक जैसे होता था कि वो इस तरह की हालत में रहते थे कि होश में नहीं होते थे। लेकिन जब भी उनको होश आता था वो ये बात कहते थे कि जनाब मुझे पाकिस्तान ले चलो, मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ। ये बात खुद बाबर गौरी साहब ने मुझसे गुफ्तगू करते हुए कही थी। और ये एक शख्सियत होती है इंसान की, उसको पता है कि जनाब उसका आखिरी वक्त आ चुका है लेकिन वो अपना दम पाकिस्तान में दौड़ना चाहते थे। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब, साबिक आर्मी चीफ साहब, जब भी वो इक़्तिदार में रहे उनके दौर में ऐसे काम हुए, ज़बरदस्त किस्म के काम हुए। और आज भी उनके जो डाई हार्ट फैंस हैं वो हमेशा ये बात कहते हैं कि जनाब उनका दौर पाकिस्तान का सुनहरी दौर किया जाता था। हमारे साथ कौन मौजूद है इस वक्त? नईम खालिद लोधी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। नईम साहब ये बताइएगा, एक सुनहरा बाब था पाकिस्तान का जब परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर थे, पहले वो बावर्दी सदर थे, उसके बाद उन्होंने सिविलियन के तौर पर अपने आप को सदर मुंतखब कराया था। सर क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। बल्कि अगर मैं ये जिक्र करूं कि ना सिर्फ ये कि वो तो जब नेशनल सीन पर आए तो वो जो उन्होंने काम किए उनका तो हम जिक्र करते रहते हैं। उससे पहले फौज में जब वो मुख्तलिफ ओहदों पर रहे, जो उनका तरीक़ाकार था, जो उनका रवैया था, जो उनकी कमांड थी, जो वो चेंजेस लेकर आए आर्मी में, वो सारी चीज़ें भी बहुत काबिल गौर हैं। फौज के पाकिस्तान के दिफा को उन्होंने बहुत मजबूत किया, बिल्कुल, और बहुत अच्छे कमांडर थे। उसके बाद मैं तो कहता हूँ कि अगर हम वैसे तो एक लिस्ट है पूरी, आपने अपने इंट्रो में उसका जिक्र भी किया और लोग कल से जिक्र कर भी रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं 3 चीज़ों का जिक्र करूं जो मैं समझता हूं कि मेरी नज़र में बड़ी बुनियादी वो फर्क लेकर आए। एक तो एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के ख्वातीन के लिए उन्होंने जो सीटें मुख्तस की नेशनल असम्बली में, सेनेट में, स्पेशल सीट, वो 5% से बढ़ाकर 5 या 7 मुझे नहीं पता पहले कितने थे, वो तो 33% पे ले जाना चाहते थे, 25% पे ले गए। उसके अलावा फोर्सेस के अंदर जो ना भर्ती ख्वातीन की शुरू हुई, तो आप ये समझे कि आधा तबका हमारे मीडिया को लाइसेंसेस दिए, बहुत सारे जॉब के मौके पैदा हुए, बड़ा सुनहरा किस्म का दौर था उनका। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो आप और हम आज बात कर रहे हैं मीडिया, ये तो सारी दुनिया मानती है कि मीडिया ब्लास्ट उनके जमाने में आया। आप यूँ समझे कि पूरी कौम को एक आवाज मिल गई बात करने की, गो कि ये बात उनके खिलाफ ही गई। लेकिन बहरहाल ये भी मेरा ख्याल 13 उन्हीं के साथ जाता है कि आज जो 100 से ऊपर चैनल पाकिस्तान में चल रहे हैं और सब लोगों को अपनी अपनी बात करने का मौका मिल रहा है, वो ठीक है। मुख्तलिफ हुकूमतें आगे किसी का गला घोट देती हैं, किसी को छोड़ देती हैं, वो अलग बात है। लेकिन सर 99 में जब वो आए थे और उसके बाद फिर 2001 में जब 9/11 भी हुआ था, उसके बाद भी, उससे पहले भी जितनी भी साल पाकिस्तान के अंदर चैनल्स थे वो भारतीय चैनल्स आ रहे होते थे टीवी, और वो अपना नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर बिल्डअप करने की कोशिश करते थे। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब का ये इकदाम बड़ा ऐसा इकदाम था कि उन्होंने बंद कर दिया कि पाकिस्तान में नहीं देखे जाएंगे, और फिर हमारे अपने चैनल्स को बिल्डअप किया, नौकरियां पैदा हुई, लोगों को रोजगार मिले, मईशत आगे बढ़ी। अब तो ये पूरी एक इंडस्ट्री चल पड़ी है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोगों को रोजगार मिले, आगे मामला चले। फिर एक तीसरी बात जो मैं चाहूंगा, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी बुनियादी थी, वो थी लोकल गवर्नमेंट एक्ट, लोकल गवर्नमेंट का कयाम। आपने महसूस किया होगा कि
हर आने वाली गवर्नमेंट में जो प्रोविंसेस हैं वो रजिस्ट करते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट का ना इलेक्शन होने देते हैं, ना वो चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट बने। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने जिस तरीके से हमारा NFC अवार्ड है ना कि सारे प्रोविंसेस का हिस्सा मुकर्रर है जी, उन्होंने उनके जमाने में हर लोकल गवर्नमेंट का, लोकल बॉडी का हर जिले का हिस्सा मुकर्रर था और वो जिले तक वो पैसे जाते थे और ताकि वो अपनी मर्जी से अपने जो डेवलपमेंट वर्क कराएं। तो मेरे भाई किस किस का रोना रोएंगे। अगर मैं मुख्तसर कहूँ तो ये कहूँ, आज अगर जनरल मुशर्रफ से आधी कैपेबिलिटी का बंदा भी लीडरशिप में आ जाए तो पाकिस्तान को बताया। और सर आपने इंटरनेशनल चैनल्स में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब के इंटरव्यूज आपने देखोगे, जिस दिलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ और जिस जवामर्दी के साथ वो एंकर्स का मुकाबला किया करते थे, उनके सवालात का, खासतौर पर मैं भारतीय एंकर्स की बात करता हूं कि वो सवाल इस तरह के करते थे कि वो सवाल नहीं होता था बल्कि उस सवाल के अंदर अपनी एक जजमेंट हुआ करती थी, लेकिन उस जजमेंट का मुंह तोड़ जवाब दिया करते थे और भारतीय एंकर्स शायद जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा ही नहीं कर पाते थे परवेज मुशर्रफ साहब के सामने। जी, उनमें इसमें खास बात अब ये देखिए कि एक तरफ वो भारत से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए लगातार कोशिश रहे और उन्होंने कश्मीर का मसला भी अपने तय, चाहे कोई उससे अग्री करे ना करे, हल करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी अपीजमेंट मोड में नहीं थे। और भी हमने देखा कि पिछले 5-6 साल से जब से हमने थोड़ा सा भारत के मुकाबले में डिफेंसिव हुए हैं और कश्मीर को तो मैं कहूँगा कि उसका ठीक है हमने बातचीत और लेकर बढ़े गए हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, लेकिन असल में जो कश्मीरी हैं उनकी जो मदद जैसे जिस तरीके से करनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी लेकर आए हैं। उस वक्त से हमारे हालात और ख़राब हो गए। तो जिन लोगों का ये ख्याल था कि हिंदुस्तान के साथ अगर हमारी मुखालफत कम हो जाए तो हमारी मईशत तरक्की कर जाएगी, तो आपने देख लिया कि ऐसी कोई बात नहीं। जब तक आप हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे तो आपकी मईशत का इतना बुरा हाल नहीं था। जब आप उनके सामने खड़े नहीं रहे तो आपकी मईशत उल्टा खराब होना शुरू होगी। तो ये ना सोचे कोई कि हिंदुस्तान का जो माइंडसेट है, इंडियन माइंडसेट जो है, जो हिंदू माइंडसेट है, वो कभी आपको चैन से बैठने देगा ना। वो अपने हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों का उसको कोई पास है ना कश्मीर के। सर वो हिंदुस्तान वाले तो अपने जो वहां पर जो मुसलमान हैं, जो कि भारतीय हैं, उनका पास नहीं रखते। लेकिन सर अभी आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा भी होगा, हमने एक पैकेज भी चलाया और मुख्तलिफ इंटरव्यूज जो कि भरे पड़े हैं यूट्यूब पर इस वक्त, आपने देखा होगा सर बलूचिस्तान के अंदर जो भारतीय मुदाखलत है, जिस तरह से भारतीय मुदाखलत की जा रही है, उसका बरमला इज़हार वो भारत के अंदर बैठ के उन्हीं के टीवी चैनल, उन्हीं के एंकर्स के सामने किया करते थे। उसके बाद शायद ही कोई सियासतदान ऐसा था जिन्होंने इतनी दिलेरी के साथ ये मौक़िफ़ भारत के सामने रखा। इसमें कोई शक नहीं है। उनके आप इंटरव्यू चाहे भारत में देख लें, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे देख लें, BBC के इंटरव्यू देख लें, अमेरिका में जो मुख्तलिफ उनके इंटरव्यू होते रहे, तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी बात करने का सलाहियत भी रखते थे और उन्हें ये भी मालूम था बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा कभी लूज बॉल भी नहीं फेंकते थे। लोगों का ख्याल ये है कि वो सब ऑफ दी कफ बोलते थे। मैं जानता हूँ कि बड़ी तैयारी करते थे हर चीज की। तैयारी के बाद उनको चिट्ठे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब वो तैयारी कर लेते थे तो फिर उनको वो पॉइंट असबार हो जाते थे। तो इसका मतलब वो ज़हीन भी थे और आर्टिकुलेट भी बहुत थे, बात करने का तरीका भी जानते थे। तो कभी कभी ऐसे लीडर मिलते हैं मुल्कों को। अल्लाह करे कि हमारी जो मौजूदा लीडरशिप है या आने वाली लीडरशिप है उनमें भी ऐसे लोग पैदा हों जो मुल्क को मसाइब से निकालें और जो लोग हैं हमारे उनकी खुशहाली की तरफ हमें लेकर। ठीक है जनाब नईम खालिद लोधी साहब, आप ख्याल से मैं कहा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।